नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में। आज 23 जनवरी है और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम और उनके किए गए काम हम सबसे छुपे हुए नहीं हैं। हम सब लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने किस तरह से काम किया और कैसे करके भारत को आज़ाद कराया। 23 जनवरी सन 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक जिले में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस थे। वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 10th में दूसरी रैंक से उत्तीर्ण हुए। लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्रभक्ति का जुनून उनके जीवन में ऐसे सवार था कि उन्हें चूँकि देश गुलाम था तो इसलिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। कहते हैं देशभक्ति का जुनून जब सिर पे छा जाता है तब कैरियर छोड़ राष्ट्र सेवा में भी मजा आता है। ब्रिटिश सरकार में उस दौरान भारत की हालत ऐसी थी कि बहुत सारी बीमारियां फैली हुई थी, बहुत सारी महामारियां फैल रही थी, जैसे हैजा, प्लेग, मलेरिया, चिकन पॉक्स, जिसके कारण 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो गए। अंग्रेज प्रोफेसर इसी बीच ऐसी हालत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पे देखी नहीं गई और उन्होंने प्रयास किया कि मैं इससे भारत को निजात दिलाऊंगा। वो कॉलेज में दाखिल हुए। कॉलेज में दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो अंग्रेज प्रोफेसर हैं वो भारतीय बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। सुभाष ने प्रिंसिपल से शिकायत की। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की और कहा कि प्रोफेसर को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो कि एक अंग्रेज़ था। और प्रोफेसर ने माफ़ी मांगी। सुभाष चंद्र बोस ने धरना प्रदर्शन किया, इसके वजह से प्रोफेसर ने माफ़ी मांगी, पर लेकिन सुधरा नहीं। भारतीय बच्चों को मारना नहीं छोड़ा और एक दिन भारतीय छात्र इतने बौखला गए कि उन्होंने उस प्रोफेसर को ही पीट दिया। अन्याय करने वाले से बड़ा दोषी है अन्याय सहने वाला। ये बात सुभाष चंद्र बोस अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। सुभाष चंद्र बोस पर उनके पिताजी और परिवार का इतना दबाव था कि उन्हें उनके पिताजी ने आईएएस करने के बारे में बताया, आईएएस करने के बारे में कहा। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस खुद भी चाहते थे कि बिना शिक्षा के वो देश की स्थिति नहीं सुधार सकते, पर लेकिन उस समय आईएएस की जो पढ़ाई थी वो भारत में संभव नहीं थी, इसलिए आईएएस पढ़ने के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा। आईएएस का कोर्स उस समय विश्व का सबसे बड़ा, आज भी विश्व का सबसे बड़ा कोर्स आईएएस का कोर्स होता है। आईएएस की तैयारी की उन्होंने 4 साल की पढ़ाई उन्होंने मात्र 7 महीने में पूरी कर ली। मतलब इतने प्रकांड विद्वान थे, इतनी विद्वता के धनी थे कि 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में पूरी कर ली और रैंक भी उनकी पूरे विश्व में चौथी थी। इतने प्रतिभाशाली थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। पर आईएएस की पढ़ाई करने के बाद वो आईसीएस ऑफिसर बने, लेकिन उन्होंने वो नौकरी सन 1921 में ही छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथों में, मैं मौज काटूं उन्हीं के साथ में। देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज काटूं उन्हीं के साथ में। ये बात उन्हें मंजूर नहीं थी। ये बात सुनकर उनके पिता और भाई को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, मेरा देश तो सुभाष नेताजी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि देश की समस्या में उनके साथ खड़े रहने के लिए हुआ है। लोगों की उनके प्रति इस कार्य की वजह से उत्सुकता और बढ़ गई, क्योंकि आईसीएस की नौकरी मानी हुई नौकरी थी और ऐसी मखमली नौकरी को त्याग कर कांटों के पथ पर चलना सुभाष चंद्र ने कबूल किया और आईसीएस की नौकरी नहीं की और 1921 में नौकरी छोड़ दी। पर लेकिन बोस जी में तो जैसे मानो राष्ट्रभक्ति का जुनून ही सवार था। जब राष्ट्र प्रेम का शोला, कहते हैं कि जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है, पर दुनिया का हर सुख भी फीका पड़ जाता है। मुंबई पहुँचे। इसी दौरान वो मुंबई पहुँचे। मुंबई में उनके स्वागत के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने सोचा, अगर मेरे एक आईएएस की नौकरी होने की वजह से हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो मैं अगर भारत की आज़ादी के लिए अगर युद्ध छेड़ता हूँ तो पूरा देश मेरे साथ खड़ा होगा। और उन्होंने यहीं से आज़ादी के का बिगुल बजाया।
1928 में कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन था, क्योंकि एकमात्र संगठन कांग्रेस जो लंबे समय से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए। नेहरू गांधी का पूरा सम्मान करते थे, गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। उधर गांधी और नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की और सरकार चलाने की अनुमति सरकार से मांगी और ब्रिटिश सरकार से मांगी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अनुमति भी दी, लेकिन सुभाष जी संपूर्ण स्वराज के मुद्दे पर अड़े रहे। उन्होंने कहा अगर सरकार भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश लागू होगी और ब्रिटिश लोग हुकूमत करेंगे तो ये हमें मंजूर नहीं है। लाहौर अधिवेशन में 1930 में पूर्ण स्वराज का झंडा गाड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज का झंडा, उनकी एक ही मांग थी कि हमें चाहिए आज़ादी तो पूरी चाहिए, वरना बिल्कुल नहीं चाहिए। और उन्होंने 1930 में पूर्ण स्वराज के लिए लाहौर अधिवेशन में अपना इरादा बुलंद कर दिया। समय बढ़ता गया, नेताजी का कद भी बढ़ता गया और गांधी और नेहरू जी की आंखों में वो चुभने लगे। गांधी जी ने कहा, मुझे आपका तरीका मंजूर नहीं। और यहीं गांधी जी एक चाल खेल गए। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करा दिया और चुनाव में गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपना खुद का व्यक्ति, जिनका नाम सीतारमैया था, उन्हें खड़ा कर दिया। गांधी जी ने प्रचार में ये तक कह दिया कि सीतारमैया की जीत है मेरी जीत, यानी कि अगर सीतारमैया जीते तब ये मानो कि मैं जीतूंगा। मतलब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सीधे खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन सुभाष जी ने गांधी जी की भक्ति नहीं जोड़ी। सुभाष जी ने हमेशा ये कहा कि आपका मेरा लक्ष्य एक है, पर आपके मेरे रास्ते अलग हो सकते हैं, पर हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। गांधी जी, लेकिन जब नतीजे आए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे आए, तो गांधी जी का सिंहासन हिल गया, क्योंकि सुभाष जी को 1580 सीटें मिली और सीतारमैया को 1375 सीटें मिली और कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। सुभाष जी का कद इतना बढ़ गया कि लोग गांधी से अधिक सुभाष चंद्र बोस को मानने लगे। दूसरी तरफ विश्व युद्ध होने के कगार पर था, उस दौरान विश्व युद्ध भी चल रहा था। गांधी जी का मानना था कि चूंकि ब्रिटिश शासन जो था वो विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था, तो गांधी जी का ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार अभी विश्व युद्ध में परेशान है, तो हम उन्हें परेशान क्यों करें। यानी कि गांधी जी का रवैया शुरू से ही ब्रिटिश सरकार के प्रति नरम रहा। गांधी जी ने चाल चलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। कांग्रेस पद का चुनाव जो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीते थे, गांधी जी ने इस्तीफा देने के लिए दबाव, और ये पहली बार नहीं हुआ था। गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा दिलवाया, आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से इस्तीफा दिलवाया, सरदार भगत सिंह की फांसी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर गांधी जी ने किए। तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को लोकतांत्रिक परंपरा से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया। पर सुभाष जी बड़े ही विनम्र थे, उन्होंने गांधी जी को अपना गुरु मानते हुए इस्तीफा भी दे दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस से हटने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को योजनाबद्ध तरीके से 12 बार लगातार जेल में डाला गया और जब वो जेल से बाहर आए तो उनके घर के बाहर CID का पहरा लगा दिया गया। उधर वर्ल्ड वार चल रहा था और इस वर्ल्ड वार के अवसर को चुनौती को अवसर समझकर नेताजी चुपचाप गुप्त मार्ग से निकल गए। कहते हैं, तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, तेज वो होते हैं जो सही मौके पर बात करते हैं। दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर नेताजी जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मिलने के लिए प्रयास किया। यहाँ एक बड़ी ही रोचक कहानी है जो मैं आपके बीच जरूर रखूँगा। जब वो हिटलर से मिलने जर्मनी पहुँचे तो वहाँ पर वो हिटलर के वेटिंग रूम में हिटलर का इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ एक एक करके क्रमशः 4 बार, हिटलर एक इतना बुद्धिमान शासक था कि उसने अपने बहुत सारे बहरूपिये तैयार कर रखे थे। तो एक एक करके 4 लोग
सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने आए और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सुभाष चंद्र बोस जी से कहा, नमस्ते, मैं हिटलर, बताइए मैं आपकी क्या सहायता करता हूँ, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस प्रतिभाशाली बुद्धि के धनी थे। वो एक बार में देख कर ही समझ गए कि ये हिटलर नहीं हो सकता। 5वीं बार जब खुद हिटलर वहाँ पर आया तो हिटलर ने एक तेज तर्रार लहजे में कहा, बताइए क्या काम है, क्यों मिलना चाहते हैं आप हिटलर से। तुरंत सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि हिटलर जी, मैं भारत से आया हूँ, सुभाष मेरा नाम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हिटलर ने कहा, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं 4 बार भेष बदल के आया, मतलब मैंने 4 बार अपने बहरूपिये भेजे, तो आपने पहचान कैसे लिया। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं एक गुलाम देश का नागरिक हूँ और आपसे मदद मांगने आया हूँ। ऐसे में आपका जो स्वभाव है वो एक राजा की बात ही होना चाहिए, लेकिन इससे पहले जो बहरूपिये आए उन सब ने मेरी तरफ पहले हाथ बढ़ाते हुए मुझे कहा कि मैं हिटलर, तो मैं उससे समझ गया, उनके चेहरे के हावभाव से समझ गया कि वो हिटलर नहीं हो सकते। हिटलर उनकी बात से बहुत प्रभावित हुए और हिटलर ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर से कहा कि आप मेरी किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज जर्मनी के भी दुश्मन थे। तो हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहायता करते हुए 4000 युद्ध के दौरान जो बंदी थे उनको सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हुए उनसे अपने निजी विमान से अपनी सेना के एक निजी पनडुब्बी से उनके निकलने की व्यवस्था करवाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत वहाँ से हुई, जहाँ उन्होंने 4000 युद्धबंदी जो कि हिटलर के यहाँ जर्मनी की जेल में बंद थे, उनको उन्होंने जापान भेजा और हिटलर ने जापान के प्रधानमंत्री से खुद बात की और कहा कि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस जी आपसे मिलने आएंगे, आप इनकी सहायता कीजिएगा, क्योंकि जर्मनी और जापान उस समय मित्र थे। और जापान के कब्जे में एक द्वीप है सुमात्रा, जहाँ पर सेना की ट्रेनिंग शुरू हुई और सेना की ट्रेनिंग शुरू करवाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाकर जापान के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री से चूँकि अपनी बातों में उनकी बातों में इतना रस था, उनकी बातों में इतनी विनम्रता थी, वो इतने विनम्र व्यक्ति थे कि वो हर किसी को अपनी एक पहली मुलाकात में ही प्रभावित कर देते थे। वहाँ उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री से हुई। जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजी, उनसे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि हिदेकी जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ 2 बात करना चाहता हूँ। हिदेकी जी ने कहा, बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए, ये गोरे अंग्रेज कहाँ से आ गए। जापान के प्रधानमंत्री बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। और दूसरी बात सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कहा, वो ये कहा कि हमारे और आपके तो भगवान भी एक ही हैं, आप भी भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम भी भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो हम दोनों भाई भाई हुए। इतनी बात सुनते ही जापान के प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पर जापान की भरी पार्लियामेंट में ऐलान किया कि भारत की लड़ाई में जापान भारत का साथ देगा। उस समय सिंगापुर और जापान का भी युद्ध चल रहा था, जिसमें जो सिंगापुर की लड़ाई चल रही थी, उसमें सिंगापुर से जो जापान का युद्ध चल रहा था, उसमें सिंगापुर का साथ दे रही थी ब्रिटिश सेना, जिसमें 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें से 45,000 भारतीय सैनिक थे। क्योंकि भारत में भी ब्रिटेन का उस समय शासन था, तो जो 45,000 सैनिक थे वो भारत के सैनिक सिंगापुर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसका फायदा उठाकर जापान के आर्मी के हेलीकॉप्टरों में सुभाष चंद्र बोस जी ने योजना बनाई कि जो जापान के हेलीकॉप्टर सिंगापुर पे हमला कर रहे हैं, उन हेलीकॉप्टरों में पर्चे रखवा दिए। वो उन पर्चों पर लिखवाया कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के गुलाम बनकर उनके लिए लड़ते रहोगे। और जब वो ऊपर से बम फेंकते तो साथ में पर्चों का पूरा बंडल फेंक देते थे। तो उस जो सेना में सिंगापुर के युद्ध में जो ब्रिटिश की सेना के साथ भारतीय सैनिक लगे हुए थे, उनमें विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई।
सुभाष जी की रणनीति काम आई, जापानी प्रधानमंत्री खुश हुए। सुभाष की वजह से सिंगापुर पर जापान का कब्जा हो गया। इसके बाद 45,000 सैनिक सिंगापुर से और जर्मनी के 4,000 युद्धबंदी को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज तैयार हुई, जिसके कमांडर थे रास बिहारी बोस। जापानी सेना ने उधर बर्मा पर भी कब्जा कर लिया। सुभाष जी ने योजना बनाई कि अब बर्मा के रास्ते भारत में घुसेंगे। अप्रैल 1944 में मणिपुर में आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार भारत में मणिपुर में 1944 में तिरंगा लहरा दिया। सुभाष की लोकप्रियता को देखकर मोहम्मद अली जिन्ना ने, ये बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तक कह दिया था कि यदि सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें अलग पाकिस्तान नहीं चाहिए, वो सुभाष के साथ इसी भारत में रहेंगे। और निश्चित तौर पे अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। बताते हैं कि विमान दुर्घटना में त्याईवान के एक एयरपोर्ट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन इस पर भी बहुत सारे लोगों के बहुत अलग विचार हैं, बहुत भिन्नताएं हैं। सुभाष चंद्र बोस एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की भी ब्रिगेड बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। सुभाष जी की मृत्यु की खबर के बाद से भारत में आज़ाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई। अंग्रेज उन्हें पकड़कर जेल में बंद करने लगे। सैनिकों को देशद्रोह के आरोप लगे। विश्व में नेताजी की मृत्यु की खबर फैल गई। सुभाष जी की दी हुई ऊर्जा के कारण ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो थल सेना में हो, वो सारे विद्रोह करने लगे। भारत में ब्रिटिश आर्मी में 40,000 तो ब्रिटिश सैनिक थे और 2.5 लाख भारतीय सैनिक थे। और मानिए, सोचने वाली बात है कि वही 40,000 लोग भारत के 25 लाख भारत के जो सैनिक थे उन सैनिकों पर राज कर रहे थे और उन्हें अपने हिसाब से चला रहे थे। अंग्रेजों ने सेना वापस भेजना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज की लड़ाई जब विद्रोह शुरू हो गया, सेना में तीनों सेनाओं में विद्रोह शुरू हो गया, तो अंग्रेजों ने अपनी सेना वापस भेजना शुरू कर दिए। तो जो सैनिक वापस भेजे जाने लगे उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया और इतना भयंकर विद्रोह हो गया कि अंग्रेज घबरा गए। लोग पूछते थे कि नेताजी ने किया क्या, तो सीधा सा जवाब है, भारतीयों को उनकी ताकत का एहसास कराया। उससे पहले लोग यही कहते रहे कि एक गाल पर मारो, दूसरा गाल आगे कर दो, पर नेताजी ने बताया कि कैसे एक गाल पर थप्पड़ खाने से पहले ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत की आज़ादी के बाद 1956 में क्लाइमेट इटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए, भारत आए। यहाँ उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप प्रथम विश्व युद्ध भी जीते, द्वितीय विश्व युद्ध भी जीते, तो आपने भारत क्यों छोड़ दिया? तो उनका जवाब था, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, गरम दल, जिसकी वजह से उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। गरम दल अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर उसी के विषय में मैंने कल आपको बताया। इन लोगों का जो दल था वो गरम दल। फिर पलट कर इंटरव्यूकर्ता ने पूछा कि गांधी, नेहरू यानी नरम दल का क्या प्रभाव था, तो उन्होंने साफ साफ कहा उनका कोई प्रभाव नहीं था। पर लेकिन आज़ादी के बाद, जैसे कहते हैं ना कि कोई दीवार पर अगर कोई हथौड़ा मार के प्रहार करे और वो दीवार टूट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्रयास की वजह से दीवार टूटी। भारत की आज़ादी के दौरान भारत में सिर्फ गांधी और नेहरू ही बचे थे। बाकी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे उस समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत जो 562 रियासतों को मिलाया, वो उनका योगदान था। लेकिन क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे लोग उस दीवार पर पहले ही इतने हथौड़ों की चोट मार चुके थे कि ये महज इत्तेफाक था कि महात्मा गांधी और नेहरू की हथौड़े से वो दीवार टूट गई। और आप जानते हैं, जो क्लाइमेट इटली जिनका नाम लिया, जो क्लाइमेट इटली जो इंटरव्यू देने आए थे और जिन्होंने कहा था कि नरम दल की वजह से नहीं, गरम दल की वजह से हमने भारत छोड़ा, वो कौन थे? वो वही क्लाइमेट इटली थे जिन्होंने भारत की आज़ादी एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बोस जी की मृत्यु कैसी हुई, इस बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। मौजूदा समय जो हमारे मेजर जनरल जी डी बख्शी जी हैं, वो कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा टार्चर करके जेल में बंद करके उन्हें लाठियों से मार मार कर उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग कहते हैं बोस जी गुमनामी बामा बन गए। कुछ लोग कहते हैं ताइवान में
और जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ताइवान में एयर क्रैश जैसी कोई घटना हुई ही नहीं। और इसके तथ्य भी मौजूद है कि ताइवान में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें बताया गया कि शिवाजी के बारे में लोग अपने बयान बदलते रहे। यूएस ने अपनी एक कमेटी बैठाई, यूके ने अपनी कमेटी बैठाई, रूस की इंटेलिजेंस ने इस पर रिसर्च की कि उनकी मृत्यु के ऊपर, पर कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। आज भी उनकी मृत्यु रहस्यमय ही बनी हुई है। कुल मिलाकर शिवाजी की मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है, परंतु उन्होंने जीवन में जन जन के भीतर ऐसी क्रांति पैदा कर दी कि जिससे वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा पाए। सुभाष जी का देहांत मान भी लिया जाए, अगर मान भी लिया जाए कि सुभाष जी का देहांत उस एयर क्रैश की वजह से हुआ, पर उनके विचारों का अंत कभी नहीं हो सकता। देश के प्रति उनके प्रेम का अंत कभी नहीं हो सकता। भले ही उस समय उनको टारगेट बनाकर गांधी नेहरू के प्रपंच कितने भी सफल रहे हों, कितने भी उन्होंने प्रयास किया हो, उन्होंने अपनी नेहरू उनको नीचा दिखाकर या उनको उनकी मृत्यु का फायदा उठाकर नेहरू प्रधानमंत्री बने हो। ये आप जानते हैं कि 15 में से 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू बने, बेशर्म नेहरू, सिर्फ गांधी के हट के कारण। 1560 वोट पाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन गांधी के हट के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये गांधी की हट धर्मिता थी, नेहरू की चाटुकारिता थी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी इसका झेलना पड़ा। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा गांधी जी को अपना गुरु ही माना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ है। कहना चाहूँ तो पूरा मैंने काफ़ी इस पे आज रिसर्च किया, काफ़ी कुछ आपको बताने के लिए इकट्ठा किया, समय नहीं मिल पाया, वरना मैं इसे कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता। आगे कभी अवसर मिलेगा तो मैं कविता के रूप में उनका पूरी जीवन गाथा आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन आज आप इस स्टोरी को सुनिएगा, समझिएगा, परखिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारत की आज़ादी के लिए क्या था। ये वो गुमनाम चेहरा है भारत के, जो वाकई में भारत की आज़ादी के अहम किरदार हैं। भले आज़ादी का सेहरा किसी ने भी बांधा हो, किसी का सर भी बांधा हो, लेकिन बलिदान और कुर्बानी देकर मेहनत से देश के अंदर बहुत सारे संगठन हुए, लेकिन सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए देश के बाहर ताकतें इकट्ठी की। चाहे वो जर्मनी रहा हो, चाहे वो जापान रहा हो, चाहे वो बर्मा रहा हो, इन सब देशों में उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और भारत को आज़ाद कराया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष, भारत माता की जय, जय श्री राम।